गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई और अच्छे से चल रहे होंगे। और कारण कि टाइम भी बहुत धीरे धीरे निकल जाता है, पता नहीं चलता है कि कब यूपीएससी का फिर से एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, मेंस का भी कब टाइम में आ जाता है, कब प्रीलिम्स के टाइम आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा अपनी जो डेली का टाइम टेबल है, डेली का जो शेड्यूल है, आप उसको फॉलो करते चलें, जिससे कि आप अच्छे से अपने टाइम पर प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है। और जहाँ तक मेरा सहयोग बनता है, जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस या अच्छा से अच्छा जो करंट अफेयर्स या जो भी सब्जेक्ट की बात होती है, उसमें हम पूरी तरह से फोकस करें कि जहाँ से हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको बताने की कोशिश करूँ। ठीक है। चलें हम लोग आज देखते हैं। आज 11 अगस्त हो चुका है और आज का जो करंट अफेयर्स है उस करंट अफेयर्स में एक नज़र डालते हैं। जो हमारे मेन मेन पॉइंट्स हैं या जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, हम उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं और उसी के बारे में देखते हैं। आज हमने 4 न्यूज़ लिया हुआ है, 4 न्यूज़ हैं, है ना? तो इन 4 न्यूज़ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें जनरली जो ये क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें प्री और मेंस दोनों ही पोर्शन से इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब कि चाहे वो प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो आपको इसको दोनों ही तरह से तैयार करना है। और इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं लिया हूँ, जहाँ से मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चंस तो ऐसे तो बहुत न्यूज़पेपर में होते हैं जहाँ डिस्कस करने की इच्छा होती है, लगता है कि इसको भी डिस्कस कर दिया जाए, इसको भी डिस्कस कर दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नहीं, जो आपके पास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, उन लोगों को ही हम टच कर पाते हैं। या हमने जो पहले वैसे कुछ ऐसे भी न्यूज़ हैं जो कि हमने पहले डिस्कस कई बार कर चुका हूँ, ठीक है? लेकिन उसी से रिलेवेंट फिर भी है, लेकिन मैं उसको छोड़ा, स्किप किया हुआ हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास मेन 4 न्यूज़ हैं, जहाँ से हम प्री और मेंस दोनों की बात इसमें करेंगे, ठीक है? चलें। अब जो हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ है, इसमें है बिल सीक्स टू रिमूव सीजीआई फ्रॉम पैनल दैट पिक्स चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है। यहाँ पर जो ये टॉपिक है, इसमें क्या है, क्यों न्यूज़ में आया और इससे आपके पास एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, पहले तो हम इन सब चीज़ के बारे में समझेंगे। लेकिन इसके पहले हम देखें कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। आखिर यहाँ पर जो क्वेश्चन बना हुआ है या जो हमारे पास न्यूज़ में आया हुआ है, और ये जो बिल की बात की गई है, राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक ना? तो आखिर इस चीज़ को लेकर के क्या बातें हो रही है, आखिर यहाँ पर इसकी बात क्या हम कर रहे हैं, इसको हम लोग पहले एक तरफ से समझते हैं। देखें, अगर हम बात करें तो जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन है ना, चाहे हमारे पास ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हों या फिर यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, ठीक ना, इनके बारे में कहीं पर भी जो इनकी क्वालिफिकेशन है या इनका अपॉइंटमेंट का बोल सकते हैं जो तरीके हैं, उसको लेकर के कोई डायरेक्ट हमारे पास मेंशन नहीं किया गया है ना। और जब ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, इनका जो बोल सकते हैं कि पैनल की बात की जाए कि पैनल में कौन कौन होंगे, या ये भी बात होती है कि आखिर यहाँ पर इन कोई भी पर्सन को, जो भी हमारे पास हो सकता है, कोई ऑफिसर है जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, तो उन लोगों को अपॉइंटमेंट करने की एक प्रक्रिया चलती आ रही थी, ठीक ना। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उस तरह का कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया गया है, जहाँ पर कि आपको उनके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को फुलफिल जो व्यक्ति करेगा उस व्यक्ति को यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर मतलब सीई या सीईसी की बात जो हम कर रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। हम जनरली जानते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं, वो अपॉइंटमेंट करने के जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं ये अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट करते हैं, तो आखिर इनका ये अपॉइंटमेंट किस आधार पर करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन यही है और इसी से मेन पॉइंट बना हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर एक्चुअली क्या था कि पहले बीच में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने मतलब कि बात हुई थी कि जिसने कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, है ना, इनकी जो नियुक्ति हो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पर इंडिपेंडेंट की बात की गई थी, ताकि यहाँ पर किसी तरह का कोई पक्षपात की बात ना हो, और ना ही फिर यहाँ पर ये हो जाए कि नहीं कि कहीं पार्शियलिटी ले रहे हैं कि नहीं, जो इलेक्शन कराया गया तो उसमें अपोजिशन पार्टी की बात हो गई और हार गए पार्टी तो कहती है कि नहीं कि ऐसा हो गया, ऐसा हुआ है, यानी इलेक्शन कमीशन से भी सेटिंग है, कई चीज़ें बातें होती है, आप न्यूज़ में देखते सुनते रहते होंगे। इसी की बात आगे हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि जो जो सुप्रीम कोर्ट ने है, इसने मतलब कि एक मतलब जारी किया था कि अपॉइंटमेंट की जो
प्रोसेस होनी चाहिए वो सिर्फ गवर्नमेंट से ही नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आवश्यक एक पैनल बना देना चाहिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक ना। अब यहाँ पर पैनल में क्या बातें हुई, अगर हम पैनल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम यहाँ पर आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, है ना, इनको इस पैनल से निकालने की जो बात की जा रही है, तो आखिर यहाँ पर क्या रोल है। तो आखिर हम यहाँ पर पहले तो मैं समझ गया कि इसमें जो हमारे पास क्या है कि जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है या पैनल की बात करें, हम किस पर्सन को इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे, इनकी अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया है, ऐसा कोई मतलब कि क्वालिफिकेशन या बोल सकता है अपॉइंटमेंट जो होते हैं उनकी डायरेक्ट कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक ना। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर हम इनको किसी भी पर्सन को हम कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट की बात होगी तो क्या उसके लिए कोई पैनल की बात होगी, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक पैनल की बात की थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पैनल की बात की थी और इस पैनल में 3 मेंबर थे। इस पैनल में हम बात करें तो यहाँ पर 3 मेंबर थे। एक थे यहाँ पर जो CGI है ना, यहाँ पर एक CGI, दूसरा इसमें थे PM और तीसरा इसमें थे जिनको हम बोलते हैं लोकसभा के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, है ना, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये 3 लोग होते थे और ये तीनों जो बैठ करके एक पैनल बनाते थे, ये तीनों बैठ करके जो भी पर्सन को डिसाइड करते थे उस पर्सन को प्रेसिडेंट क्या करते थे, यहाँ पर चीफ इलेक्शन या इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंटमेंट करते थे। ये प्रोसेस था हमारा पहले से। अब आज जो हमारे पास न्यूज ये है, जो हम देख रहे हैं कि जो राज्यसभा में जो बिल पेश किए करने की बात की गई, तो आखिर यहाँ पर बात क्या है। बात यहाँ पर यह है कि जो पैनल है, इस पैनल में ध्यान देंगे, इस पैनल में ये क्या है, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से या बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट से जुड़े हुए लोग हैं, या हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव में है ना, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात कर सकते हैं इसमें, है ना, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात हो सकती है। लेकिन अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये क्या है, ये जुडिशरी का मैटर है। ठीक ना। तो इसका मतलब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं और लोकसभा के जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, इन 3 लोग बैठ कर के काम करते थे। अब यहाँ पर यह है कि जो बिल पास किया जा रहा है उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई जो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पैनल होंगे उस पैनल में 3 मेंबर होंगे, लेकिन यहाँ पर ये CGI साहब नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर एक तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक यहाँ पर लोकसभा के अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे और प्लस यहाँ पर एक होंगे जो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उससे एक होंगे। यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उनकी बात की गई है। यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर की बात की गई है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की बात की गई है। तो इसका मतलब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में से कोई पर्सन होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक यहाँ पर लोकसभा होंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पर एक पैनल के बारे में पूछा सकता है, या हो सकता है कि जो पिछले पैनल था, अर्थात जो मतलब कि बोल सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि हमने बात करी थी क्या, एक तो CGI होंगे, दूसरा हमारे पास PM होंगे और तीसरा हमारे पास लोकसभा के अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे। तो ये 3 लोगों की बात की गई थी। लेकिन अब जो बात की जा रही है कि नहीं, यहाँ पर जो CGI साहब हैं, ये CGI इसमें नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे, यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के में से कोई एक होगा और एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक यहाँ पर लोकसभा के अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे। ये 3 लोगों की बात की जा रही है। ठीक ना। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस बनेंगे तो इससे मिला करके आपके पास प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें इसमें, तो आगे हमारे पास क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि क्या जो हमारे पास जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, है ना, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ये अपॉइंटमेंट करने का इनके पास पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पर 3 बातों को लेकर के पहली बात की गई थी। ऐसे तो पहले देखें तो पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास जो यहाँ पर बात हो रही थी कि जो ये जो पैनल की बात करें, तो पैनल से पहले जो बात हुई थी तो यही बात हुई थी कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो उनको लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो ये अपॉइंटमेंट की प्रोसेस हो, तो उस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ताकि देखें, अब हमारे पास जो
बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर की बात करें या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, अगर वो कहीं कुछ ऐसा भी आ जाए कि नहीं वो पार्शियलिटी ले रहे हैं या कोई पार्टी को फेवर करते हो, तो उस कंडीशन में फिर तो ये बड़ा मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, यहाँ पर एक पैनल की बात की थी, ठीक ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ओवर रिच, अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है जहाँ से कि हमारे पास क्वेश्चंस बनने की बात होती है। क्योंकि देखें, जो हमारे पास जो अभी हमने देखा यहाँ पर क्या देखा कि जो अभी जो हमारे पास ये एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर हमने क्या देख रहा हूँ कि जो हमारे पास ये जुडिशरी हो गई है ना, यहाँ पर जुडिशरी, दूसरा यहाँ पर आ गया एग्जीक्यूटिव और तीसरा यहाँ पर आ गया लेजिस्लेटिव। ये क्या है, ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। अब थोड़ा सा सोचने की बात ये है कि जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं है ना, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि जो जुडिशरी है, जैसे कि अभी मैंने क्या कहा, अगर थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो यहाँ पर ये पैनल की बात की गई है ना, इस पैनल में जो 3 लोगों की बात की गई, जो पहले थे इसमें सीजीआई थे है ना, फिर यहाँ पर इसमें पीएम साहब थे और यहाँ पर लोकसभा का अपोजिशन पार्टी के लीडर थे। अब जो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर जो सीजीआई थे वो हट गए, अब यहाँ पर ये पीएम आ गए, दूसरे हमारे कौन आ गए, यहाँ पर लोकसभा का अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे, और तीसरा इसमें कौन आएंगे, यहाँ पर आ गए इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर आ गए, है ना, उनमें से कोई एक होंगे। मतलब अभी भी हमारे पास ये 3 ही पर्सन हैं है ना, ये अभी भी यहाँ पर ये 3 पर्सन हैं, लेकिन उस टाइम पर भी 3 पर्सन थे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस ये हो रहा है कि पहले यहाँ पर ये जुडिशरी से थे और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव सी बात हो गई, ठीक ना, यहाँ पर सबके सब क्या है, एग्जीक्यूटिव से हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की बात करें, या जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की बात करें, या लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की बात करें, तो इनके बीच में जो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात है, इसी चीज को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपके पास मेंस में इसी चीज के लेकर के पावर बनेगा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव है, तो उसमें जुडिशरी का इंटरफेयर होना आवश्यक है, या मतलब कि कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ओवररीच करने की शक्ति है या नहीं है, ठीक ना, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे अभी यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पास जो बात हो रही है इलेक्शन कमीशन, या जो चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो आखिर यहाँ पर ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सॉरी यहाँ पर इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये इंडिपेंडेंट है, तो उसमें यहाँ पर ना तो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप उसके ऊपर हो और ना ही मतलब कि जुडिशरी का यहाँ पर इंटरफेयर हो। लेकिन जो अपॉइंटमेंट की बात है ना, ये जो अपॉइंटमेंट की बात है, तो इस अपॉइंटमेंट में क्या यहाँ पर जुडिशरी भी पार्टिसिपेट हो सकती है, अर्थात यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट में क्या जुडिशरी का रोल होना चाहिए, ये हमारे पास यही क्वेश्चन है। और इसी चीज को लेकर के काफी ये विवाद में उठा हुआ है कि क्या यहाँ पर जो जुडिशरी को हम साइड कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है या अनुचित है, ठीक ना, यहाँ पर यही चीज की बात होती है। फिर तो अभी जैसे कि हमने देखा था, पहले क्या था, जो कोलेजियम सिस्टम की बात हुई थी 2014 की बात हमने किया था, तो उस समय मोदी जी जब आए थे तो वहां पर भी हमने देखा था क्या कि जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जुडिशरी के मतलब जो कोलेजियम सिस्टम है ना, ये जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें भी क्या कर रहे थे, वहां पर ये अपने आप को शामिल कर रहे थे। मतलब कि जो वहाँ पर भी जो कोलेजियम है उस कोलेजियम में अपने आप को गवर्नमेंट भी वहाँ पर इंटरफेयर करना चाहती थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जुडिशरी ने आप उसको मना किया कि भाई ये तो इलीगल हो जाएगा, मतलब कि और रिव्यू किया उसका और फिर कहा कि नहीं ये तो गलत है, ठीक है। यही बातें जो हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसी से लेकर के आपके पास क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, इसमें जो हमारे पास मेन पॉइंट्स जहाँ से आपके पास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ बिल इन राज्यसभा दैट सीक्स टू रिप्लेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक ना। यहाँ पर जो बात हो रही है, अगर हम बात करें इसमें, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखें यहाँ पर इसमें क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी थे उस पैनल में, उनको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या कहा गया, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर।
इसका मतलब कि अब जरा सोचें कि जो इलेक्शन कमिश्नर की बात होगी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर हो गए, यहाँ पर एक खुद प्राइम मिनिस्टर हो गए, दूसरे कौन होंगे, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेटेड पर्सन कौन होंगे, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर कौन हो गए, एकमात्र होंगे जो कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के, लोकसभा के, है ना, यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो लोकसभा के जो लीडर है अपोजिशन पार्टी के वो होंगे। अर्थात यहाँ पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के ही 2 पर्सन हो गए, क्योंकि एक तो हो गया खुद पीएम हो गए और दूसरा पीएम जो जिसको भी नॉमिनेट कर देंगे तो वो व्यक्ति हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मिला जाकर के ये 3 व्यक्तियों की बात की गई। अगर हम आगे चलें इसमें, तो यहाँ पर दिस कम्स 5 months आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द 3 member पैनल, यहाँ पर क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने पहले यहाँ पर 3 member पैनल की बात की गई थी और इसमें कहा गया था कि हेडेड बाई, कौन हेड होंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, वेरी गुड। और फिर लास्ट में कौन होंगे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। ये तीनों की बात की गई थी, ठीक ना। अब यहीं पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको रिप्लेस कर दिया गया और अब यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत मतलब कि आराम से इसको समझेंगे, क्योंकि देखें इसमें बार बार कंफ्यूजन होगा कि आखिर यहाँ पर बहुत लोग क्या समझ रहे हैं कि सीजीआई का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का मैटर है ना, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैटर है, इनकी बात मैं बोल रहा हूँ। आप इसको वहां से नहीं जोड़ेंगे। उनका जो रोल था अपॉइंटमेंट में, यानी जो पैनल में जो एक मेंबर के रूप में सीजीआई होते थे, उन सीजीआई को उन पैनल में से उनको हटा करके, उनको बाहर करके और दूसरे उनकी जगह पर किनको लाया गया, वो लाया गया कैबिनेट मिनिस्टर को, ठीक ना। यही यहाँ पर बात है और इसमें कुछ बात नहीं है एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेंस में जब जाएंगे तो ये चीजें डायरेक्टली आपके पास इस रूप में नहीं कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको हटा दिया गया या फिर यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें लाया गया, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर आपके पास बात हो जाएगी कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जो मतलब जुडिशरी है, इनके बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है उसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। और ये जो क्वेश्चन बनेगा ये जीएस पेपर 2 में बनेगा, है ना। जीएस पेपर 2 का पार्ट है, ये पॉलिटी का ऐसे पार्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये पॉलिटी में जीएस पेपर 2 में बनेगा और इस जीएस पेपर 2 से इसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आगे चले इसमें, 5 जजेज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, अनअनमिसली रूल्ड that the appointment of the chief election commissioner and the election commissioners shall be made by president, है ना, shall made by प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर एडवाइस ऑफ कमिटी, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो पहले बातें हुई थी इसकी बात की गई थी, ठीक ना। लेकिन अब क्या बात हो गई, अब 3 की बात हो गई। अब यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है तो एक और भी आपके पॉसिबिलिटी बनते हैं कि इलेक्शन कमीशन या जो सीजीआई की बात हो रही है, जो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर की बात हो रही है, उनकी अगर बात छोड़ भी दें, अर्थात जो हम पैनल की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ये जो अपॉइंटमेंट पैनल है, इस अपॉइंटमेंट पैनल की जो बात हो रही है, अगर हम इसको छोड़ भी दें तो यहाँ पर आपके पास उसी से जुड़ा हुआ ये क्या आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपके पास आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल हैं उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसको भी माइंड में रखना चाहिए। यहाँ पर पार्ट 15 जो है हमारे पास इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के बारे में दिया गया है ना, निर्वाचन के बारे में दिया गया है। और ये पार्ट 15 में जो आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 224 से लेकर के और 229 के बीच में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए। और इसी को लेकर के देखें यहाँ पर क्या बात की गई है, जो आर्टिकल नंबर 324 है, इसमें क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस, है ना, डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, ठीक ना। मतलब चाहे वहाँ पर जो सुप्रिटेंडेंस की बात होगी, डायरेक्शन की बात होगी या कंट्रोल की बात होगी, बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो क्या वो इलेक्शन में जो होम मिनिस्ट्री होती है, क्या ये होम मिनिस्टर का मतलब कि इसमें इंटरफेयर होता है या होम मिनिस्टर इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये इमरजेंसी के समय में ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पर ऐसे सारा पावर किसके पास है, इलेक्शन कमिश्नर के पास है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, यहाँ पर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
अब देखें, जो यहाँ पर इलेक्शन या जो निर्वाचन की बात होती है, जो हमारे पास पार्ट 15 में दिया हुआ है, और इस पार्ट 15 में जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, तो आखिर इलेक्शन कराने का किनको किनको इलेक्शन कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन को है ना। तो यहाँ पर इसी चीज़ की यहाँ पर बातें की गई है। तो ये भी आपके पास प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। ये आप सोचेंगे कि हाँ हम तो पढ़े थे करंट अफेयर, उससे तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं, लेकिन ये आप जानते हैं कि जो भी हमारे पास न्यूज में रहते हैं क्वेश्चन या टॉपिक, वही से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चले आगे। अब यहाँ पर देखें, इसमें मैंने शॉर्ट में दे दिया, आप इसको रीड कर लेंगे। आर्टिकल 324 में क्या है, 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27, 28 एंड 29 में क्या दिया हुआ है, इसमें आप एक बार पूरा देख लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो मतलब कि बोल सकते हैं ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या, डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। यहाँ पर प्रिपेयरिंग अप टू डेट लिस्ट ऑफ ऑल द वैलिड वोटर्स, राइट। ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ के आपको माइंड में होना चाहिए इसी के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखें नोटिफाइड डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर प्रिपेयरिंग अप टू डेट लिस्ट ऑफ ऑल द वैलिड वोटर्स। ठीक है, राइट। यहाँ पर डिक्लेयर द इलेक्शन रूल्स, सॉरी रिजल्ट, यहाँ पर डिक्लेयर द इलेक्शन रिजल्ट, फिक्स एंड लिमिट द इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी सारे चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास होता है। सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, ये भी इनके पास है ना। सेटल डाउन डिस्प्यूट रेफर बाय द प्रेसिडेंट, ये सारे जो पावर है इनके पास दिया गया है, किनके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, अब अगर हम इसे देखेंगे क्वेश्चंस क्या बने हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2017 में क्वेश्चन बना हुआ है और ये यूपीएससी में पूछा हुआ था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। आप देखें, अब यहाँ पर 5 मेंबर बॉडी की बात हो रही है, तो ये 5 मेंबर बॉडी की तो बात नहीं होगी अब, क्योंकि यहाँ पर ये 3 मेंबर की बात हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। देखें, यहाँ पर जो होम अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली ये तब होता है जब हमारे पास इमरजेंसी और सिचुएशन होते हैं, तो उस कंडीशन में ये लेने की इनके पास पावर होता है। लेकिन जनरली बाकी जो पावर होते हैं ये होता है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। यहाँ पर पावर होते हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट भी रॉन्ग हो जाएगा, सेकेंड भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो इलेक्शन कमीशन रिजोल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स एंड मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो चीज़ यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर ये जो थर्ड है ये थर्ड करेक्ट है। अर्थात यहाँ पर फर्स्ट ABCD, यहाँ पर डी में जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये थर्ड दिया हुआ है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। बाकी यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड जो दिया हुआ है वो रॉन्ग होगा। इसका हिंदी में भी दिया हुआ है, जिन बच्चों का हिंदी में तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे चलें, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर जो मेन इसमें बात करें तो बहुत अच्छी उपलब्धि है ये हमारे इंडिया के लिए, और हम धीरे धीरे अपने आप को कहीं ना कहीं पावरफुल बना रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान रसिया हो, है ना। तो इन सब के तुलना में हम भी पीछे नहीं हैं, यही चीज़ हम यहाँ पर अपने आप को मतलब कि डेवलप करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर इंडियन GPS, है ना, यहाँ पर नाविक, ठीक ना, नाविक, यहाँ पर टू बी लिंक्ड टू आधार इनरोलमेंट डिवाइस। अब इसमें है बेसिकली क्या, देखें सिंपल सी बात आप समझें तो अगर हम लोग बात करें तो जो आप मोबाइल वगैरह यूज जब करते हैं, है ना, तो उसमें आपके पास GPS सिस्टम होता है। आप जब भी चलते हैं कहीं पर तो कहीं बात होती है ना कि GPS ऑन कर लो, है ना, मतलब जहाँ पर आपको लोकेशन मालूम ना हो तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, GPS यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, और उस GPS के माध्यम से आपका लोकेशन जहाँ भी है उस लोकेशन तक इजीली पहुँच पाते हैं। ठीक है, यहीं पर यही बात हो रही है कि जो GPS है जिस रूप में काम करता है, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास बात हो रही है कौन, यहाँ पर नाविक, यहाँ पर इसका नाम क्या है, यहाँ पर नाविक, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की यहाँ पर बात की गई है। देखें इसमें यहाँ पर नाविक का मतलब क्या है, तो नाविक का मतलब है यहाँ पर नेविगेशन, है ना, विथ इंडियन कंसल्टेशन, और यहाँ पर नाविक बोलते हैं, ठीक ना।
तो यहाँ पर जो नाविक है, ये नाविक है बेसिकली क्या, तो यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, इसमें इंडिया जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो सैटेलाइट की बात, जो जीपीएस की हम बात कर रहे हैं, ये जीपीएस जो है बेसिकली अमेरिका का है, ठीक ना, यहाँ पर यूएस का है। और हमारा जो इंडियन सेम वही काम करने वाला, जो बोल सकते हैं कि जो नेविगेशन के रूप में हमारा इंडियन बना हुआ है, वो है नाविक, ठीक ना। नाविक और द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको बोलते हैं IRNSS, इज डिजाइंड विथ अ कंस्टेलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। अब देखिए इसमें जो डिजाइन किया गया है, जिसको हम लोग 2-3 बातें होंगी। एक तो हो गया कि आईवी एंड नेविक क्या है, दूसरा इसमें भी आ सकता है कि जो यहाँ पर कौन सा है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, है ना, ये भी आपसे पूछा सकता है इसका फुल फॉर्म वगैरह के रूप में कि क्या है ना। यहाँ पर क्या है, आपके पास ये 7 सैटेलाइट की बात की गई है कि 7 सैटेलाइट इसके माध्यम से छोड़ा गया है। और यहाँ पर नेटवर्क ऑफ ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटिंग 24/7, जो कि 24 घंटे बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हमें लोकेशन को, मतलब कि जिस रूप में यहाँ पर जीपीएस यूज करते हैं, उस रूप में यहाँ पर नेविक को यूज हम लोग कर सकते हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ 8 सैटेलाइट्स, हाउएवर ओनली 7 रिमेन एक्टिव। हमने यहाँ पर 8 सैटेलाइट को मतलब भेजा था, जिसमें कि 7 जो है हमारे पास क्या है, ये एक्टिव है, ठीक ना, यहाँ पर ये एक्टिव है। अगर हम आगे देखें तो देयर आर 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 जो हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और 4 जो है सैटेलाइट्स हैं इसमें जियो साइक्रोनिक्स ऑर्बिट में इसको छोड़ा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनेंगे कि कितने कितने नंबर में ये हैं। द कंसल्टेशन है ना, कंस्टेलेशन फर्स्ट सैटेलाइट IRNSS 1A, ये जो पॉइंट है इसको लेकर के यहाँ पर बात होगी। यहाँ पर 1A और इसके बाद अभी जो बात हुई है, ये जो 1A है, ये भी एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे कि जनरेशन की बात होती है तो उस रूप में बना हुआ है, और इसको लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम ये 2013 में। यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अब जो यहाँ पर इसके बाद जो हुआ था, यहाँ पर कौन सा IRNS I1 सॉरी 1I जो है लॉन्च किया गया है ये 2018 में। तो ये जो 3-4 पॉइंट है जहां से कि आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे। और इसमें जो पूरी तरह से कंट्रोल है, वो कंट्रोल किसके ऊपर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर कंट्रोल है। इस पर पूरी तरह से कंट्रोल किसका है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। चलें आगे देखें। अब हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर हम और भी देखते हैं क्या कि जो इसमें जो आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की बात की गई है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं UIDAI, है ना, हैज बीन क्रिएटेड विद द मैंडेट ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, टू एन इंडियन रेसिडेंट। अब एक चीज़ समझेंगे कि जो ये जो हमारा अभी जो मैंने बताया नेविक, ये जो नेविक है ये क्या काम करेगा और किस रूप में काम करेगा। और जो अभी मैंने बताया जीपीएस, जो जीपीएस है वो ये बेसिकली ये अमेरिका का है ना। यहाँ पर जो जीपीएस है ये यूएस का है, और जो यूएस का है ये क्या है, ये ज़्यादा पावरफुल है हमारे सैटेलाइट के तुलना में, ठीक ना। आप देखते हैं कि जो इसके माध्यम से जो इमेजेज लिए देखे जाते हैं तो इस इमेजेज को पूरी तरह से लगभग साफ दिखाई देता है। लेकिन जो अभी हमारा नाविक है ना, नाविक, इसमें अभी थोड़ा सा इसमें अभी और सुधार की ज़रूरत है, उतनी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको और मतलब बढ़ाने की बात की जा रही है। आधार ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स आधार नंबर अलॉन्ग विद अदर और एट्रीब्यूट्स, है ना, इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक्स, इज सबमिटेड online to the Aadhaar system for its verification on the basis of information or data or documents available with it, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट हैं। चलें यहाँ पर जो आपके पास फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर से फिर बनेंगे। अभी इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, 20 मीटर ऊपर तक ला करके देखने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, 20 मीटर ऊपर तक ला करके कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम 20 मीटर तक ऊपर से देख सकें। ये हमें सुधार करने की जरूरत है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब धुंधलापन की बात होती है, इसमें दिखाई देते हैं। प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिव, है ना, सैटेलाइट्स लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर, ये भी आपके पास ये पॉइंट के रूप में बन सकता है यूपीएससी में। ये अभी मैंने देख लिया, यहाँ पर 3 सैटेलाइट्स जिसमें जीईओ में है और जीएसओ में 4 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ पर देखें जो अभी हमारे पास पूरे वर्ल्ड में जितने भी बोल सकते हैं कि नेविगेशन के रूप में जो सिस्टम काम कर रहे हैं उसमें कौन कौन से हैं और कौन कौन का क्या रोल है। जैसे यहाँ पर देखें जीपीएस, है ना, जिसको बोलते हैं ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम। ये जीपीएस किसका है, तो यहाँ पर ये यूएस का है और ये बेसिकली किस लिए है, तो ये एयरफोर्स के लिए भी है, एयरफोर्स कमांड है ना, यहाँ पर एयरफोर्स के लिए है और ये पूरे दुनिया इसको लगभग यूज काम करती है। यहाँ पर ऑपरेशन में देखें, यहाँ पर ये मिलिट्री और प्लस किसका है, ये यहाँ पर सिविलियन की बात है। ऑपरेटर कौन है, यहाँ पर एयरफोर्स कमांड है और इसमें मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही क्या हैं, पार्टिसिपेट हैं। और यहाँ पर कवरेज की बात करते हैं, पूरा ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है ग्लोनास। ये जो ग्लोनास है ये बेसिकली रसिया का है ना, ये रसिया का है और रशियन एरोस्पेस डिफेंस फोर्सेस, है ना, इसको यहाँ पर रसिया तैयार किया हुआ है और ये बेसिकली किस तरह का है, तो ये मिलिट्री है, ये मिलिट्री के लिए है और ये भी क्या है, ग्लोबल है, ग्लोबल है। तीसरा हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं बीडीयू, यहाँ पर बीडीयू नेविगेशन सैटेलाइट, ये चाइना का है, यहाँ पर ये चाइना का है और ये यहाँ पर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से इसका ऑपरेटर होता है, ऑपरेशन मतलब कि ऑपरेट करते हैं इसको। और यहाँ पर मिलिट्री एंड कॉमर्शियल इसमें दोनों ही यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात देख लिया मैंने। अब यहाँ पर समझेंगे कि जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसको हम IRNSS, है ना, इसको हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशनल बाय 2016, ये 2016 से काम करना शुरू किया हुआ है। यहाँ पर बात कौन से कहाँ से मतलब कि ऑपरेट होता है ये, तो ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक ना। यहाँ पर ये इसरो के द्वारा से क्या होता है, इसका ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर ये भी जो है हमारा ये क्या है, इंडिया और मतलब मिलिट्री और सिविलियन दोनों के लिए है और ये रीजनल है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्या है, रीजनल है। ये रीजनल का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे इंडिया में काम करेगा और पूरे इंडिया के बाद, है ना, मतलब कि बोल सकते हैं कि 1500 किलोमीटर के आसपास तक, मतलब इंडिया के बाउंड्री के बाहर भी ये काम करेगा। यहाँ पर ये 1500 किलोमीटर ये जो रेंज है, इस रेंज से इंडिया के जो लोकेशन है पूरे मतलब कि इंडिया जो जितना दूर में बाउंड्री है उसके बाहर भी ये 1500 किलोमीटर तक इसका रेंज है, जहाँ पर कि हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे जब कंट्री है, म्यांमार वगैरह, तो हम यहाँ पर भी इनको हम मतलब कि यूज के लिए दे सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस रूप में हमारे पास इसकी उपलब्धि है। इसके बाद है गैलीलियो। अब ये जो गैलीलियो है ये यूरोपियन यूनियन का है, यहाँ पर ये गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है और यहाँ पर जो ऑपरेटर है इसका GSA और ESA, वहाँ का जो नाम दिया गया है यूरोपियन यूनियन का उसका है। यहाँ पर सिविलियन और कॉमर्शियल दोनों यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी पूरी तरह से ग्लोबल है, ये भी यहाँ पर पूरी तरह से ग्लोबल है। इसके बाद है क्या, QZSS जिसको बोलते हैं क्वासी जेनेथ सैटेलाइट सिस्टम। ये बेसिकली है जापान का, ये है जापान का जापानीज एरोस्पेस, है ना। यहाँ पर जो एजेंसी है इसमें सिविलियन के लिए है और ये रीजनल है। अब आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम है उन सारे सिस्टमों में मतलब उन सारे कंट्रियों में इंडिया और जापान ऐसे 2 कंट्री हैं जो कि रीजनल सैटेलाइट डेवलप किए हुए हैं। और बाकी जितने भी लोग, चाहे चाइना हो, रसिया हो, है ना, यूरोपियन यूनियन हो या फिर US हो, ये सब के सब क्या हैं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए इसको डेवलप किए हैं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए इसको डेवलप किए हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने अब यहाँ पर ये डेवलप करने के पीछे कारण क्या है ना। अब बाकी कंट्री के तुलना में आखिर हम इसको डेवलप किए हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। देखें, एक बार मैं बात बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि कारगिल के जो वार हो रहा था, है ना, तो उस कारगिल के वार के समय इंडिया जो है US से मतलब कि अपने कुछ लोकेशन के बारे में उसने मतलब मैप के जरिए मतलब इमेज लेने की बात कही थी, तो यहाँ पर जो US है इसने मना कर दिया था, ठीक ना। अर्थात हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो US पर थी,
ठीक ना, वो हमारी यूएस पर थी। तो अर्थात अगर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो अपना सेटेलाइट हो गया है ना, जिसको IRNSS बोलते हैं, तो ये जो हमारा सेटेलाइट है, तो इसके माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी हम उससे कहीं ना कहीं फ्री हो गए। ठीक है, चले इसमें देखें इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसमें जो अभी मैंने 7 के बारे में बात किया था, तो यहाँ पर देखिए 4 ये है ना, ये 4 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ये है ना, तो यहाँ पर ये 3 की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके बारे में आपको जो माइंड में होना चाहिए कि जो यहाँ पर जियो स्टेशनरी की बात की गई है, तो ये 3 है, और फिर यहाँ पर जो GSO की बात की गई है, तो इसमें यहाँ पर 4 सेटेलाइट छोड़े गए हैं। ठीक है, चलें आगे। अगला इसमें जो ये बात करें तो इससे भी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, तो इसमें फिर से ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और यहाँ पर देखें तो इसमें आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आगे चले हम लोग। इसके बाद देखें तो अगला जो हमारे पास 2018 में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आया था, है ना, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन, है ना, उपग्रह प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, यह नेविगेशन में कैसे मदद करता है। ठीक है ना, अब यही चीज़ें फिर से घुमा फिरा करके, और एक चीज़ मान के चलेंगे कि जब भी हमारे पास कोई टॉपिक, हम चाहे प्री की तैयारी करते हैं चाहे मेंस की तैयारी करते हैं, है ना, अगर हम प्री या मेंस दोनों में से किसी की तैयारी करें, अगर आपको तो ऐसे अलग अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्री और मेंस अलग अलग एग्जाम होते जरूर हैं, लेकिन दोनों का कहीं ना कहीं सिलेबस वगैरह देखें तब मैक्सिमम चीज़ें मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात कहें तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग, तो लगभग उसी टॉपिक से मेंस में भी आते हैं। और इसका बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि जब हमारे पास न्यूज में वो दिखाई देते हैं क्वेश्चन, तो वो हमें हिंट्स मिलता है कि इससे हमें कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनेंगे और मेंस में भी क्वेश्चन बनेंगे। अब ये डिपेंड करता है उस टॉपिक के ऊपर कि वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। चलें आगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इंडियाज म्यांमार क्वार्नरी इट्स, है ना, पैराडॉक्सिकल पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी हमारे पास जो GS पेपर 2 है ना, ये बेसिकली हम कहें कि ये IR का पार्ट है ना, यहाँ पर IR का पार्ट है। अगर हम बात कहें तो ये GS पेपर 2 में ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें इसमें, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर जो इंडिया म्यांमार का जो क्वार्नरी पैराडॉक्सिकल की बात की जा रही है, पॉलिसी की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक ना, आप देखें इस मैप को, आप इस मैप को क्या देख पा रहे हैं, इस मैप में आप देखें यहाँ पर ये म्यांमार है, ये जो एरिया है ये म्यांमार है, ये पूरा जो ये दिख रहा है रेड में, ये सब क्या है, ये पूरा म्यांमार का रीजन है। और यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, इस नॉर्थ ईस्ट का पार्ट में आप देखें तो यहाँ से लेकर के दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट तक क्या है, ये पूरा का पूरा म्यांमार का जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री जो बॉर्डर है, बल्कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया और जो म्यांमार है ये शेयर करते हैं। चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात हो, चाहे नागालैंड की बात हो, मणिपुर की बात हो, है ना, यहाँ पर मिजोरम की बात हो, तो ये सारे स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, तो ये सारे रीजन क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने की बात है कि आखिर ये न्यूज में है क्या, ठीक ना, अभी हम जो न्यूज की बात कर रहे हैं तो आखिर यहाँ पर न्यूज में ये है क्या, समझेंगे। इसमें बेसिकली है क्या कि जो हमारे पास ये म्यांमार है, अगर इस म्यांमार में एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, अगर इस म्यांमार में अगर यहाँ पर अगर ये चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, है ना, अगर यहाँ पर चाइना का रोल बढ़ जाए, तो फिर हमारे पास क्या समस्याएं होंगी। क्योंकि देखें हमारे पास नॉर्थ से यानी जो अरुणाचल तरफ हुआ या फिर उधर जम्मू कश्मीर तरफ हुआ, है ना, ये जो रीजन है यहाँ पर हमेशा क्या हो रहा है, ये चाइना की तरफ से बार बार यहाँ पर बाउंड्री मतलब कि बॉर्डर नहीं करके इशू चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इधर से भी अगर कहीं चाइना आ गया, तो फिर हमारे लिए यहाँ पर जो है ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ये बहुत टेंशन में रहेगा। और यही कारण है कि चाहे अभी हम मणिपुर का इशू देखते हैं या वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो भी कहीं ना कहीं मतलब कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो इसमें जो बोल सकते हैं कि बाहरी जो हमारे नेबर कंट्री हैं उनका रोल होता है, उनका भी रोल होता है, ऐसा नहीं किसी उन्हीं का रोल होता है, लेकिन उनका भी रोल होता है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण है, इस चीज़ को हम लोग एक एक तरफ से समझते हैं। देखें यहाँ पर है, इसमें न्यूज में आने के पीछे कारण क्या है, अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखें म्यांमार में क्या है कि यहाँ पर कोविड-19 से पहले, है ना, यहाँ पर कोविड-19 की बात करते हैं, तो इस कोविड-19 से पहले यहाँ पर
यहाँ पर भी मतलब कि डेमोक्रेटिक, यहाँ पर भी ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक ना, यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। लेकिन यहाँ पर ये कोविड-19 के दौरान, ठीक है, यहाँ पर जो मिलिट्री है, सॉरी हाँ, जो आर्मी है ना, यहाँ पर आर्मी जो है यहाँ पर मतलब कि तख्ता पलट कर दिया, ठीक ना, मतलब जो चुनी हुई सरकार थी उसको बाहर करके और यहाँ पर भी आर्मी यहाँ पर क्या चला रही है, शासन कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आर्मी से बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो मतलब कि लोकतंत्र की बात की जाती है वो यहाँ पर बहाल करें, लोकतंत्र को बहाल करें, डेमोक्रेसी को बहाल करें, इसकी बात की जा रही है, ठीक ना। और यहाँ पर जो आर्मी है, आर्मी ये कह रहा है कि ठीक है, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम उस टाइम पर अपने आप यहाँ पर चुनाव कराएंगे और फिर जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था हमारी चल रही थी उसी तरह से चलेगी, उसी तरह से चलेगी। तो यहाँ पर इसी चीज को लेकर के ये न्यूज में है। अब हम बात करें तो आखिर यहाँ पर जो बहाल करने की बात हो रही है, लोकतंत्र बहाल करने की जो बात हो रही है, और यहाँ पर जो आर्मी का जो बोल सकते हैं कि जो तख्ता पलट करके आर्मी जो यहाँ पर सेना शासन कर रही है, तो आखिर इसमें फर्क क्या है? अरे कुछ भी हो, आखिर कोई तो शासन कर रहा है वहाँ पर। आखिर यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात हो, चाहे सैनिक शासन की बात हो, या मतलब कि आर्मी का शासन हो, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क यहाँ पर ये पड़ रहा है कि हम क्या हैं, हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, है ना, हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर देखेंगे यूएस है ना, या हम बात करें जैसे चाइना है, तीसरा यहाँ पर रसिया है। अगर हम तीन लोगों की बात करें तो यूएस जो है, जैसे यहाँ पर मिलिट्री शासन की बात की गई तो तुरंत यहाँ पर क्या किया गया, तुरंत यहाँ पर यूएस ने ये कहा कि हम जो हैं यहाँ से क्या करेंगे, मतलब सैंक्शन लगा दिया इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। और यहाँ पर जैसे ही सैंक्शन लगाया तो आप जानते हैं कि जहाँ पर भी अगर यूएस जो है ना, अमेरिका है, अगर उसका कहीं ना कहीं जहाँ पर तनाव बढ़ता है या वहाँ से वापस होता है, भागता है, तो वहाँ पर चाइना तुरंत पहुँचता है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बातें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर क्या है, जो आर्मी शासन लागू हुआ है तब परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पर जो ह्यूमन लॉसेस हैं काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक ना, या हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स का पालन होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर चुनाव की बात हो रही है, यहाँ पर चुनाव की बात हो रही है कि चुनाव कराया जाए, ठीक है। लेकिन आर्मी ने भी कहा कि भाई ठीक है, नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर इलेक्शन करा देंगे, इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है। लेकिन बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, बात यहाँ पर इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का म्यांमार से जो संबंध है, जो रिलेशन है, उस रिलेशन में सेना का क्या रोल रहेगा। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है तो हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, अगर वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है तो एक चुनी हुई सरकार जो होती है उसकी अलग ही पहचान है, उसकी अलग ही कार्य करने के तरीके होते हैं। जो यहाँ पर से आर्मी की बात करें तो आर्मी का ही काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आपने मैंने बताया कि जो यूएस है, यूएस क्या किया, यूएस यहाँ से जैसे ही मतलब कि सैंक्शन लगाया म्यांमार के ऊपर तो तुरंत चाइना ने कहा कि इसको, चाइना ने कहा म्यांमार को कि आपको जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट करने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो सारे चीज़ें हम फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे, सारे चीज़ उपलब्ध कराएंगे। और ये चाइना चाहता भी है क्योंकि हर कंट्री में चाहता है कि जहां पर भी कुछ डिस्टरबेंस हो वहां पर हम पहुंचे और वहां पर इन्वेस्टमेंट करें और कहीं ना कहीं वहां पर जो बोल सकते हैं जो डेप्ट क्राइसिस होते हैं उसमें जाकर के उसको फंसाएं, है ना, उसमें हम फंसाने की कोशिश करें। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर सेना का मतलब कि आर्मी का शासन हो या यहाँ पर गवर्नमेंट की शासन हो, मतलब कि चुनी हुई सरकार की शासन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इंडिया के लिए पड़ता है कि क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी कौन है, चाइना है। और यहाँ से आप देखें तो यहाँ से जो बाउंड्री जहाँ शुरू दिख रहा है ये बाउंड्री भी कहाँ से है, ये सबके सब म्यांमार से जुड़ा हुआ है। अर्थात अगर यहाँ पर म्यांमार में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर इस पॉइंट के व्यू से हम लोग इस करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये आपके पास प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें आएंगे आपके पास मेंस में, ठीक है ना, इसमें मेंस में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब थोड़ा सा हम इसको और आगे ले चलें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर अगर यहाँ पर इंसर्जेंसी होती है ना, इंसर्जेंसी होती है कहाँ से, म्यांमार की तरफ से। मतलब कि अगर यहाँ पर चाइना का फ्लुएंसेस बढ़ेंगे तो वो फ्लुएंसेस क्या करेंगे, जो भी वैसे लोग होंगे यहाँ पर कि कहीं ना कहीं वो पैसे को लेकर के काम करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया के लिए वो काम करना शुरू कर देंगे। अर्थात यहाँ पर जो
नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है ना, ये जो रीजन है इन सारे रीजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मतलब कि कहीं ना कहीं तनाव पैदा करते रहेंगे ये चाइना की तरफ से, इसी की बात यहाँ पर की गई है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखें तो जो हमारा यहाँ पर जो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ से ऐसे जो पार्ट गया हुआ है और इधर क्या आ गया, ये बांग्लादेश आ गया, ठीक ना। तो ये जो बांग्लादेश है और यहाँ पर ऊपर सिक्किम है ना, यहाँ सिक्किम हुआ, यहाँ पर ये नेपाल हो गया। तो ये जो पार्ट ऐसे बना हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर भी देखें तो कहीं ना कहीं ये चिकन नेक जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर यहाँ से भी कटा हुआ है एक तरह से, और अगर यहाँ से इधर से कहीं से दब जाए तो फिर तो हमारा ये पूरा रीजन जो है यहाँ पर फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होते जाएगा। मतलब यहाँ के जो हमारे लिए, इसीलिए हम अभी क्या करते हैं, इसको हम यहाँ बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना। यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मोदी गवर्नमेंट में यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की गई है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्यों बात की गई है, इसके पीछे कारण यही है कि हम ये चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो वाइब्रेंट एक प्लेस बने, जहाँ से कि हमारा ईस्ट की ओर, ईस्ट का मतलब यहाँ पर हुआ इस एरिया में, तो यहाँ पर इस एरिया में हमें अपने आप को एक्टिव करना है, वाइब्रेंट करना है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर इसी चीज को लेकर के बात की गई है। अगर हम यहाँ पर एक चीज और देखें कि जो हमारे पास, थोड़ा सा आगे देखें, यहाँ पर क्या है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। अब देखें इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि जो हम लोग हैं, हमने 3 कंट्री मिलकर के यानी इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड जो है, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हाईवे डेवलप किया हुआ है। हाईवे डेवलप किया हुआ है मतलब वो इंडिया से शुरुआत होता है और वो जाकर के ये थाईलैंड तक पहुंचता है। इसका मतलब कि आप देख रहे होंगे कि जो इंडिया का रोल है वो म्यांमार में कितना है और वो थाईलैंड तक पहुंचता है। तो अगर हमारे पास, अगर ये इंडिया में, म्यांमार में अगर यहाँ पर ये चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा तो हमारे लिए जो ये कहना कहीं जो हाईवे है ये भी क्या होगा, इस पर कंट्रोलिंग पावर हमारे ऊपर से कम हो जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं हम उसको मैनेज करना टफ काम हो जाएगा। आगे बढ़े, अगर हम अगले की बात करें, यहाँ पर एक और पॉइंट मिलेगा, यहाँ बोलते हैं कलादान, है ना, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। अब ये देखें, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कैसे है, यहाँ पर हमारे पास ये कोलकाता हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको ऐसे जोड़े हुए हैं और यहाँ से फिर ऐसे जोड़े हुए हैं, और ये हम चाह रहे हैं कि इसको जो है बल्कि अरुणाचल प्रदेश तक ले जाएं, ठीक ना। अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है, यहाँ पर ये म्यांमार का पार्ट है, ये जो लोकेशन है ये म्यांमार के होते हुए जा रहा है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे ये देखिए जो पॉइंट है, ये यही जो हम लोग बोलते हैं कलादान, ये जो पार्ट है, ये जो कलादान है, अगर हमने क्या किया है कि मतलब कि यहाँ से ले करके और हम यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ तक ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं, ठीक ना। तो अगर इसकी हम बात करें तो अगर इसमें, अगर म्यांमार में फिर से मैं वही कहना चाहूंगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेंगे तो हमारे लिए ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसी चीज के लेकर के यहाँ पर बात की गई है। और आगे हम बढ़े, यहाँ पर जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जो आसियान है, अब उस आसियान में भी चाइना है, उस आसियान में भी इंडिया है, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो चिंताएं बढ़ती है हमारी हैं, तो उसको लेकर के सोचना जरूरी है। क्योंकि इंडिया और जो रसिया है, इंडिया जो चाइना है, इंडिया जो यूएस है, इंडिया जो जापान है, या इंडिया जो म्यांमार है ना, इस रीजन में जहां भी हम इंडिया के साथ जोड़ के देखें तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आखिर चाइना का इन्फ्लुएंस क्या है और वहां पर हम अपनी स्थिरता किस रूप में देख रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो चाइना है यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी बात हम देखते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारे पास इसमें देखें तो इसमें जो आपके पास IR से क्वेश्चन बन सकता है कि लोकतंत्र, सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय गतिशीलता की परस्पर क्रिया पर विचार करते हुए म्यांमार के प्रति अपनी नीति में भारत के सामने आने वाली जटिलताओं और चुनौतियों पर चर्चा करें। ये आपसे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है ना, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। तो इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करेंगे। चलें अगला, इसी में देखें हमने आसियान के बारे में बात किया, तो थोड़ा सा आसियान में देख लेंगे क्योंकि ये जो मैप बेस्ड होगा तो यहाँ पर ब्रुनेई है ना, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया है ना, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है ना, वियतनाम और ईस्ट तिमोर जो लास्ट में जुड़ा हुआ है 2011 में, ठीक ना। तो ये सारे कंट्री हैं, ठीक ना, यहाँ पर ये सारे कंट्री हैं। तो इन सारे कंट्री में एक सेकेंड, यहाँ पर ब्रुनेई हुआ, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस है ना, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड,
वियतनाम, ईस्ट तिमोर। ठीक है, आप देखें यहाँ पर, अभी सॉरी मैंने यहाँ पर शायद चाइना का नाम ले लिया था, इसमें चाइना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने कहा था कि जो हमारे पास ये आसियान है, इस आसियान में ये जो हमारे पास 11 कंट्री हैं, तो इन 11 कंट्री को लेकर के, इन 11 कंट्री को लेकर के जो हमारी अपनी जो पॉलिसी है, ये चाइना की तरफ से कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि हम इंडिया और म्यांमार दोनों यहाँ पर साथ साथ हैं। यहाँ पर इंडिया और म्यांमार भी साथ साथ हैं। अभी जो मैंने हाईवे की बात किया उसमें थाईलैंड भी है ना। तो इस तरह से हम अपने आप को कहीं ना कहीं जो इन सारे रीजन में बोल सकते हैं कि जो एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात हो रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। यहाँ पर ईस्ट तिमोर एंड आसियान के बारे में जो मैं बताया, इसमें 2011 में ईस्ट तिमोर को इसमें स्टार्ट किया था, जोड़ा गया था, उसकी बात यहाँ पर की गई है। चलें आगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम है, नेक्स्ट जो न्यूज है, इस नेक्स्ट न्यूज में यहाँ पर है इंडिया जापान स्टडिंग वेज टू रीस्टार्ट ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन विद श्रीलंका। ठीक ना, आप देखें ये जो श्रीलंका का जो न्यूज है, इसमें है क्या बेसिकली, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इस न्यूज को लेकर के भी यहाँ पर भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये भी मेंस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। यहाँ पर ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें देखें क्या क्या बातें हो रही है। पहली बात तो ये समझें कि अगर हम देखें तो जो इंडिया है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से। देखें यहाँ पर जो हमारे पास इंडिया है, राइट, यहाँ पर ये इंडिया हुआ, ठीक है। अब इस इंडिया का यूएस के साथ अच्छा रिलेशन है, इस इंडिया का जापान के साथ अच्छा रिलेशन है, और इस इंडिया का यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छा रिलेशन है, ठीक ना। तो ये सारे अच्छे रिलेशन में है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूसरी तरफ समझेंगे क्या है, यहाँ पर चाइना है ना। ये चाइना और रसिया का, अमेरिका का, यूएस का ये अच्छे रिलेशन नहीं है, और यही कारण है कि हम ये चारों मिल करके यहाँ पर क्या बनाए हुए हैं, हमने क्वाड बनाया हुआ है। यहाँ पर हम चारों ने क्या किया है, यहाँ पर क्वाड बनाया हुआ है। यहाँ पर जो क्वाड बनाया गया है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो चाइना है, ये चाइना क्या है, ये बेसिकली चाइना यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें क्या कर रहा है, अपने कहीं ना कहीं वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है ना। यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उस रीजन में कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें अब हमारे पास जो न्यूज है, श्रीलंका की बात जो हम लोग कर रहे हैं, है ना, जो श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये श्रीलंका में क्या पार्ट है, क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं इंडिया का रोल, ठीक ना। यहाँ पर देखें एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पास जो भी नेबर कंट्रीज हैं, है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर कर दो इसको। हाँ, अब यहाँ पर देखें, जैसे मैंने कहा अभी कि जो ये इंडिया है, इस इंडिया का ठीक है, हमारे पास जो क्वाड है उसके माध्यम से तो ठीक है जुड़ाव है, चाहे इंडिया का हो, जापान का हो, रसिया अमेरिका का हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया का हो, सही है। लेकिन यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के जितना शायद हम लोग चिंतित हैं, ध्यान रखेंगे इसमें, जितना इंडिया चिंतित है उतना ही चिंतित कौन है, जापान भी है। ये जापान भी है। अमेरिका यूएस की हम बात कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूएस का ये कहीं ना कहीं दूसरी पोजीशन है, दूसरा रूल है, दूसरी तरह से वो ट्रीट करता है लोगों को। लेकिन जो इंडिया और जापान की है, ये कहीं ना कहीं लगभग दोनों एक जैसे कंडीशन में है। हम बल्कि उससे हमारी कंडीशन ज़्यादा खराब है, क्योंकि इंडिया के पास में जापान बैठा हुआ, चाइना बैठा हुआ है, तो इसलिए हमें ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया में चाहे हमारे पास नेपाल की बात हो, चाहे हमारे पास भूटान की बात हो, चाहे हमारे पास म्यांमार की बात हो, चाहे हमारे पास बांग्लादेश की बात हो, चाहे हमारे पास श्रीलंका की बात हो, ठीक ना, ये जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, ये जितने भी पड़ोसी कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज हैं, इन सब में क्या है, इन सब में चाइना क्या चाहता है, चाइना चाहता है कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें। और ये इन्वेस्ट करने के लिए क्यों चाहता है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम, दो फायदे हैं। एक तो इंडिया को घेरना चाहता है, इंडिया को ये घेरना चाहता है, और इसी कारण से जो यहाँ पर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका है, इनकी हम बात देखते हैं। अब हम पहुँचते हैं कहाँ पर, श्रीलंका में। जो श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका में, है ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो चाइना है, वहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो अगर हम बात करें, इससे जो
क्राइसिस से पहले जो श्रीलंका जो क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर, तो उस क्राइसिस से पहले यहाँ पर भी क्या था, जिस तरह से यहाँ पर चाइना जो है श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, सेम उसी रूप में यहाँ पर इंडिया और जापान भी कर रहे थे। ये जो न्यूज है यहाँ से है, ये जो इंडिया और जापान थे ये भी श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पर हम बात कहें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो श्रीलंका में कोलंबो है, और कोलंबो में ये लोग टर्मिनल बना रहे थे, यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल बना रहे थे, और इस टर्मिनल को बनाने के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था श्रीलंका से। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है ना, यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो परिणाम ये होता है कि यहाँ पर जो है इंडिया और जापान और श्रीलंका ये तीनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुई थी वो एग्रीमेंट से बाहर निकल जाता है। कौन? श्रीलंका। यहाँ पर ये श्रीलंका जो है उससे बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर उसी की बात यहाँ पर न्यूज में दी गई है, ठीक ना। चले देखते हैं इसमें, ठीक ना। अब हम बात करें इसमें तो एक और पॉइंट समझ लेंगे यहाँ पर एक जो, हाँ, अब यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा, अब यहाँ पर फर्क जो पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर हमें इंडिया श्रीलंका से, है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो श्रीलंका है इस श्रीलंका से, ठीक ना, यहाँ पर जो श्रीलंका है इस श्रीलंका से आखिर हम क्या समझ रहे हैं। ये श्रीलंका की सिर्फ बात नहीं हो रही है, बात यहाँ पर ये है जापान की, यहाँ पर जापान की। जापान भी जो है बहुत एग्रेसिवली जो है यहाँ पर क्या, चाहे वो यहाँ पर म्यांमार हो, चाहे हमारे पास बांग्लादेश हो, चाहे हमारे पास भूटान हो, है ना, या हमारे पास नेपाल हो, है ना, ये सारे जितने भी कंट्री हैं इन सभी कंट्रियों में यहाँ पर ये चाहता है चाइना, जापान, कि चाइना का वहाँ पर इन्फ्लुएंस न बढ़े, खासकर जो इकोनॉमी की बात होती है उस रूप में। तो इस कारण से इन सारे कंट्री में जापान जो है काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो यहाँ पर यही आएगा कि जो श्रीलंका है, इंडिया है ना, ये इंडिया और जो जापान है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पर इंडिया और जो जापान है इनका चाइना के साथ, या बोल सकते हैं कि चाइना के कारण इन क्षेत्रों में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या यहाँ पर इंडिया और चाइना को रिलेशन को लेकर के, सॉरी इंडिया और जापान को रिलेशन को लेकर के चाइना का यहाँ पर रोल क्या है, चाइना का रोल क्या है। तो इससे आपके पास ये क्वेश्चन मेंस में आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक ना, यहाँ पर मेंस में आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये इस रूप में हमारे पास ये आज के करंट अफेयर्स थे, और काफ़ी इसमें आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग इसमें कंसेप्ट हैं और जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा यहाँ तक, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने पूरा कोशिश किया है। ठीक है, फिर भी आप इसमें कहीं कुछ उस तरह का हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिसका मैं फिर अगले वीडियो में उसको शामिल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।